सरकार ने देशव्यापी पूर्णबंदी 17 मई तक बढ़ाई। ग्रीन जोन में कुछ आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई, लेकिन रेड जोन में प्रतिबंध जारी रहेंगे। देश में कोविड-19 से उपचार के बाद ठीक होने की दर 25% से अधिक हुई। विशेष रेलगाड़ियों से विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को पहुंचाने का काम शुरू। कोविड-19 से मुकाबले के लिए सुरक्षा उपकरण और चिकित्सा सामग्री के निर्माण में महत्वपूर्ण वृद्धि। सरकार ने 49 वन उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। और अमेरिका के खाद्य और औषधि नियामक संगठन ने कोरोना से गंभीर रूप से ग्रस्त रोगियों को उपचार के लिए रेमडेसिविर दवा के उपयोग की अनुमति दी। इस विशेष कार्यक्रम में अपने सहयोगी आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं विमलेंदु पांडे। केंद्र सरकार ने वर्तमान पूर्णबंदी की अवधि को 4 मई से 2 सप्ताह के लिए और बढ़ाने का निर्णय किया है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत पूर्णबंदी की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये निर्णय देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद किया गया है। स्कूल, कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्था, होटल, रेस्तरां सहित आतिथ्य सेवाएं, सिनेमा घर, मॉल, जिम, खेल परिसर जैसे जगहों पर लोगों का इकट्ठा होना, धार्मिक स्थलों पर लोगों के लिए पूजा का आयोजन, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभाओं को भी प्रतिबंधित किया गया है। सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्ती से प्रतिबंध जारी रहेगा। सभी जोन में 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम बच्चों को आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य के उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहना होगा। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बाह्य रोगी विभाग, ओपीडी और मेडिकल क्लिनिकों को सामाजिक दूरी के नियमों के पालन और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ परिचालन की अनुमति होगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में अनुमति नहीं दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृह मंत्रालय ने विस्तारित अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है। इन दिशा निर्देशों में ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्र वाले जिलों में कई तरह की छूट दी गई है। ग्रीन जोन वाले जिले वे होंगे जिनमें पिछले 21 दिन में कोरोना का कोई रोगी सामने नहीं आया है। रेड जोन वाले जिलों के लिए कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या, उनके दोगुनी होने की दर और जांच तथा निगरानी की सीमा को ध्यान में रखा जाएगा। रेड और ग्रीन क्षेत्र से बाहर के जिलों को ऑरेंज क्षेत्र माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागर विमानन क्षेत्र को अधिक कार्यकुशल बनाने की प्रस्तावित कार्यनीति की समीक्षा के लिए कल एक बैठक की। इसमें देश के हवाई क्षेत्र का बेहतर उपयोग, गंतव्य तक पहुंचने में कम समय और लागत में भी कमी पर जोर दिया गया। इन कार्यों में सैन्य कार्य विभाग का सहयोग लिया जाएगा। अधिक राजस्व जुटाने और हवाई अड्डों पर कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय से कहा गया है कि वो सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर 6 और हवाई अड्डों के लिए 3 महीने के भीतर निविदा प्रक्रिया शुरू करें। बैठक में नागर विमानन महानिदेशालय की ई परियोजना की भी समीक्षा की गई। इससे निदेशालय की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और लाइसेंस और अनुमति प्रदान करने में लगने वाला समय भी घटेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित शिक्षा क्षेत्र में आवश्यक सुधारों पर विस्तृत विचार विमर्श किया है। इसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा ऑनलाइन कक्षा, शिक्षा पोर्टल और विशेष शिक्षा चैनलों पर कक्षावार प्रसारण जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग से शिक्षा सुधार पर विशेष बल दिया गया। सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ बनाकर शिक्षा क्षेत्र में समानता लाने पर प्रमुख रूप से विचार विमर्श हुआ। कौशल, खेलकूद और कला के एकीकरण तथा पर्यावरणीय विषयों पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर भी विचार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना संक्रमण के असर का जायजा लिया। उन्होंने बिजली क्षेत्र की मजबूती और कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए दीर्घकालिक उपायों पर भी चर्चा की। कारोबारी सुगमता, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, कोयला आपूर्ति में लचीलापन, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी तथा बिजली क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उपायों पर भी बैठक में चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में बिजली क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। बिजली क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए अनुबंधों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर भी चर्चा की गई।
देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 35,365 हो गई है। अब तक इस महामारी से 1,152 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब 25% से अधिक रोगी 14 दिन में ठीक हो रहे हैं, जो एक शुभ संकेत है। हमारा रिकवरी रेट करीब 23.3% इस समय हो गया है, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंक्रीज है। आज देश में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 28 दिनों से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन जिलों में 2 जिले ऐड हुए हैं और 1 जिला ड्रॉप हुआ है। जो जिले ऐड हुए हैं वह है कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में, वायनाड केरला में, और जो जिला जहां पर एक एडिशनल केस आया है वह है लखीसराय बिहार में। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 25,148 लोगों का उपचार चल रहा है। अब तक 9,064 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। अधिकारी ने बताया कि राज्य और जिला प्रशासन को रेड और ऑरेंज जिलों में दिशा निर्देशों के पूरी तरह पालन पर ध्यान देना चाहिए, ताकि संक्रमण की श्रृंखला टूट सके। देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राज्य द्वारा यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं, यानी कि रेड या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट, वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। जितने भी केसेज आए हैं उनको और उनके कॉन्टैक्ट को मैप किया जाए और उनका ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन क्या है उसको एनालाइज किया जाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। डीडी के सारे लोकप्रिय कार्यक्रम एक ही चैनल पर। डीडी रेट्रो, महाभारत, शक्तिमान, संकट मोचन हनुमान, बुनियाद, देख भाई देख, चाणक्य, उपनिषद गंगा। डीडी के सारे लोकप्रिय कार्यक्रम आप डीडी रेट्रो पर देखने के लिए अपने नजदीकी डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने पूर्णबंदी के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे कामगारों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय किया है। ये रेलगाड़ियां 2 राज्य सरकारों के अनुरोध पर केवल गंतव्य स्थानों पर ही रुकेंगे। इन रेलगाड़ियों के सहज संचालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। यात्रियों को बसों से स्टेशन लाकर जांच की जाएगी। यात्रा के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इन यात्रियों को भेजने वाली सरकार भोजन और पानी मुहैया कराएगी। गंतव्य स्टेशन पर भी यात्रियों की जांच और संगरोध की व्यवस्था की जाएगी। महाराष्ट्र के नासिक से मध्य प्रदेश के श्रमिकों को लेकर आ रही पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज भोपाल स्टेशन पर पहुंचेगी। नासिक से लखनऊ के बीच दूसरी स्पेशल ट्रेन भी चल रही है। इसी तरह तीसरी ट्रेन तेलंगाना से बिहार के हटिया तक चल रही है। भोपाल आ रही ट्रेन नासिक से कल रात 9:30 बजे रवाना हुई थी। इस ट्रेन में कुल 8 डिब्बे हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर जोन की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रियंका दीक्षित ने बताया कि इस ट्रेन में सभी श्रमिकों को मास्क पहनना अनिवार्य है। श्रमिकों की ट्रेन में चढ़ते और उतरते समय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी स्वास्थ्य जांच की जाएगी। भोपाल आ रही विशेष ट्रेन में भोपाल के अलावा राज्य के कई अन्य जिलों के मजदूर भी हैं। इन श्रमिकों को भोपाल से राज्य सरकार द्वारा बसों के जरिए उनके जिलों में भेजा जाएगा। स्पेशल ट्रेनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने भोपाल स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवानों को तैनात किया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से आ रहे श्रमिकों तथा अन्य लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं अन्य सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पटना पहुंचने पर प्रवासी कामगारों और छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इसके बाद उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। ट्रेन के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रवासी मजदूरों को उनके प्रखंड मुख्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों के लिए रखा जाएगा। छात्रों को होम क्वारंटीन में रहने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार ने क्वारंटीन के दौरान इन लोगों की निगरानी रखने को कहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाहर से आने वाले मजदूरों का स्किल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। जयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्रमिकों के लिए चलाई जा रही ट्रेन में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
झारखंड के 942 बच्चों को लेकर एक अन्य विशेष ट्रेन कल रात कोटा से रांची के लिए रवाना हुई। कोटा के जिला कलेक्टर ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे करीब 27,000 विद्यार्थियों को विभिन्न राज्यों में भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि एक अन्य विशेष ट्रेन विद्यार्थियों को लेकर आज शाम कोटा से धनबाद जाएगी। करीब 1,000 विद्यार्थी आज बसों द्वारा दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रवासी और श्रमिकों के सुगम और शीघ्र आवागमन के लिए बेहतर तालमेल के साथ पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। सरकार ने देशव्यापी पूर्णबंदी 17 मई तक बढ़ाई। ग्रीन जोन में कुछ आर्थिक गतिविधियों की छूट दी गई, लेकिन रेड जोन में प्रतिबंध जारी रहेंगे। देश में कोविड-19 से उपचार के बाद ठीक होने की दर 25% से अधिक हुई। विशेष रेलगाड़ियों से विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को पहुंचाने का काम शुरू। कोविड-19 से मुकाबले के लिए सुरक्षा उपकरण और चिकित्सा सामग्री के निर्माण में महत्वपूर्ण वृद्धि। सरकार ने 49 वन उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया और अमेरिका के खाद्य और औषधि नियामक संगठन ने कोरोना से गंभीर रूप से ग्रस्त रोगियों को उपचार के लिए रेमडेसिविर दवा के आपात उपयोग की अनुमति दी। देश में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का उत्पादन प्रति माह 12 करोड़ 20 लाख टैबलेट से बढ़ाकर 30 करोड़ टैबलेट किया गया है। इस समय 9 करोड़ टैबलेट उपलब्ध हैं, जबकि आवश्यकता केवल 2.5 करोड़ टैबलेट की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देश में 35 लाख आरटी-पीसीआर जांच किट की मांग है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ऐसी 21 लाख से अधिक जांच किट की खरीद के आदेश दिए हैं और 14 लाख से अधिक किट प्राप्त भी हो गई हैं। अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत सुरक्षा किट पीपीई की अधिकतम मांग 2 करोड़ तक होने का अनुमान लगाया है और 2 करोड़ 20 लाख पीपीई की खरीद के आदेश दिए जा चुके हैं। मुझे बताने हर्ष होता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1,87,000 रोज बन रहे हैं, आ रहे हैं और राज्यों को दे रहे हैं। मेक इन इंडिया हमारा जो कॉन्सेप्ट था यहां भी लाए हैं। इसमें एक भी नहीं था मैन्युफैक्चरर। आपको बताऊं 2 मैन्युफैक्चरर थे 22 मार्च को। तो अभी मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है कि 4 नए ऐड हो गए हैं। तो 111 लोगों को हमने ऑर्डर दिया है। 1 करोड़ 83 लाख पीपीई का ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिदिन 2,30,000 N95 मास्क का निर्माण हो रहा है। हमारा डिमांड हमको दिया है 2.72 करोड़। इसमें से टोटल हमने ऑर्डर 2.49 करोड़ का किया है। डोमेस्टिक ऑर्डर है 1.49 है। वो रोज का 2,30,000 बनना शुरू हुआ है। नए नए मैन्युफैक्चरर्स भारत के ही आ रहे हैं। हमने उसका मशीनरी, स्टिचिंग मशीन, ये सब चीजें भारत में ही उसका पूरा इंतजाम किया गया है। अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 15 दिनों में पीपीई की जांच के लिए 9 नई प्रयोगशालाओं को जोड़ा गया है। अध्यक्ष ने कहा कि इस समय 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं, जो वर्तमान आवश्यकता के लिए पर्याप्त हैं। अध्यक्ष ने कहा कि वेंटिलेटर की मांग भी पूरी की जा रही है। इस समय 75,000 वेंटिलेटर की मांग है और देश में लगभग 20,000 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। 60,000 से ज्यादा वेंटिलेटर के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए 49 वन्य उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बताया कि इन उत्पादों के मूल्य में 16% से 66% तक की बढ़ोतरी की गई है। इस मूल्य वृद्धि से कम 20 राज्यों में वन उत्पादों की खरीद बढ़ेगी। मंत्रालय ने कहा कि वन उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार संशोधित किया जाता है और मंत्रालय के अंतर्गत मूल्य प्रकोष्ठ ये समीक्षा करता है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण कठिन परिस्थितियों को देखते हुए सक्षम प्राधिकरण ने योजना दिशा निर्देशों के वर्तमान प्रावधान में छूट देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य संशोधित करने का निर्णय लिया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य किसानों को बहुत ही सस्ता और समयबद्ध रूप से संस्थागत खरीदारों से जोड़ना है। इस ऐप के माध्यम से किसान बिचौलियों के बिना किसी हस्तक्षेप के अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप से किसानों को उनकी फसलों को उत्कृष्ट बाजार दिलाने में भी सहयोग मिलेगा।
7 राज्यों की 200 नई मंडियां कल कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए बनाए गए ई-नैम यानी ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में शामिल हो गईं। इनमें राजस्थान की 94, तमिलनाडु की 27, उत्तर प्रदेश और गुजरात की 25-25, ओडिशा की 16, आंध्र प्रदेश की 11 और कर्नाटक की 2 मंडियां शामिल हैं। इसके साथ ही देश में ई-नैम मंडियों की कुल संख्या 785 हो गई। उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में और 5 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने की स्वीकृति दे दी है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव। इस योजना में पहले से 12 राज्य शामिल हैं। ये हैं आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा। श्री पासवान ने कल राशन कार्ड धारकों के लिए राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा की। इस योजना के अंतर्गत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 60 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्राप्त होगी। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने विभिन्न प्रौद्योगिकी साझेदारों के साथ मिलकर खुदरा व्यापारियों के लिए शीघ्र ही राष्ट्रीय ई वाणिज्य बाजार भारत मार्केट आरंभ करने की घोषणा की है। एक वक्तव्य में संगठन ने कहा है कि ये बाजार उत्पादों के निर्माताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक सामान पहुंचाने के सभी उपायों का समन्वय करेगा। भारत मार्केट के माध्यम से घर घर सामान भी पहुंचाया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में कल तेजी से वृद्धि हुई। कल 1008 और लोगों में वायरस की पुष्टि हुई। किसी एक दिन में ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या 11,506 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इस महामारी से कल 26 और लोगों की मौत के साथ मरने वालों का आंकड़ा 485 पर पहुंच गया है। बिहार में कोरोना वायरस उपचार के बाद ठीक हुए रोगियों की संख्या 98 हो गई है, जबकि 365 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राज्य के 30 जिलों से अब तक 466 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। रोगियों के ठीक होने की दर 21% है। राज्य प्रशासन ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में 8 रोगियों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद अस्पताल खाली कराने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल रविवार तक बंद रहेगा। भर्ती रोगियों को अन्य अस्पतालों में भेजा जा रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने डॉक्टरों की छुट्टियां 31 मई तक रद्द कर दी हैं। मेघालय में स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा 11 सक्रिय मामलों में से 10 के कोरोना मुक्त घोषित किए जाने के साथ ही राज्य धीरे धीरे कोविड मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहा है। शिलंग में कल एक समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री कोरनाड के संगमा ने बताया कि 2 संक्रमित रोगियों का तीसरा परीक्षण नेगेटिव आया है और वे कोरोना मुक्त हो चुके हैं। इस तरह ठीक हुए रोगियों की संख्या 10 हो गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन पूर्णबंदी की अवधि के दौरान लोगों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध कर रहा है। श्रीनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रवासी कामगारों की मदद पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिला प्रशासन कुलगाम ने जिला के निवासियों के लिए काफी इकदाम किए हैं। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। प्रशासन ने प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना के तहत 57,347 परिवारों के बीच 12,828 क्विंटल राशन वितरित किया है। प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद लोगों के बीच 2,000 मुफ्त भोजन के पैकेट भी वितरित किए हैं। जिले के सभी रेड जोन में लगभग 2.5 लाख मासिक प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा जिले में श्रम विभाग ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से श्रमिकों के बीच 84,70,000 रुपए की राशि का भी वितरण किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कोल। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में 16 टैक्सी चालक कोविड-19 से संघर्ष में अनूठा उदाहरण पेश कर रहे हैं। इन लोगों ने स्वयं और अपने वाहनों को कोरोना संक्रमण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जिला प्रशासन के जरिए जनसेवा में समर्पित कर दिया है। ऊना जिला के राम कुमार और उनके साथियों ने उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से मिलकर टैक्सी सेवाएं देने की पेशकश की। जिला प्रशासन ने इन टैक्सी ड्राइवरों को डीजल खर्च देने का आश्वासन दिया है, लेकिन राम कुमार के मुताबिक सरकार से इसकी भरपाई न भी हो तब भी वे इन सेवाओं को आखिरी अंजाम देने के लिए कटिबद्ध हैं। राम कुमार ने तो अपनी टैक्सी में जिले के लगभग सभी कोरोना संक्रमित लोगों को जांच रिपोर्ट आने के बाद निसंकोच अस्पताल तक पहुंचाया। जरूरत के इस समय में ऊना जिले के टैक्सी ड्राइवरों ने जिला प्रशासन को निस्वार्थ रूप से अपने वाहन प्रदान करके जो उदारता दिखाई है वह निसंदेह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऊना से राजेश शर्मा की रिपोर्ट के साथ संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार शिमला।
छत्तीसगढ़ पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात अपने सभी कर्मियों की कोरोना रैपिड जांच करा रही है। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने बताया कि पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे अधिकारी हैं वो लगातार निरंतर उसमें ड्यूटी कर रहे हैं और वे लोगों के संपर्क में भी आते हैं। अनजाने में भी लोगों के संक्रमण के संपर्क में आ सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि इन्हें कहीं इन्फेक्ट हो जाए और फिर उनके साथ साथ दूसरे लोग भी इन्फेक्ट हो जाए। कोरोना का टेस्ट सबसे पहले जो 50 साल की उम्र के हैं उनको कराया जाए और जो लोग एक्टिव ड्यूटी में उनको कराया जाए। सभी जिलों में करने के आदेश दिए गए हैं। पोर्ट ब्लेयर में फंसे प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जहाजरानी सेवा निदेशालय ने श्रमिकों का पंजीकरण शुरू कर दिया है। दक्षिण अंडमान जिले में ही सारे मामले होने के चलते यहां क्लस्टर के साथ 4 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से कंटेनमेंट जोन 1 और 2 के स्केल को कम किया गया है। अब इन इलाकों में कमर्शियल फिशिंग के लिए मछुआरों को विशेष परमिट जारी किए गए। साथ ही विनिर्माण क्षेत्र के ठेकेदारों के लाइसेंस की वैधता को भी बढ़ाया गया है। द्वीपों और मुख्य भूमि में फंसे लोगों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए भी पहल की जा रही है। जहाजरानी सेवा निदेशालय ने पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई और चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच एक तरफा समुद्री यात्रा के लिए यात्रियों से एसएमएस द्वारा उनके ब्यौरे मंगाए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल। अमेरिका में खाद्य और औषध नियामक संगठन एफडीए ने कोविड-19 से ग्रस्त गंभीर रोगियों के उपचार के लिए वायरस रोधी दवा रेमडेसिविर के उपयोग की अनुमति दे दी है। अमेरिका में जिलेड साइंस के एक अध्ययन में साबित हुआ है कि इस दवा से उपचार से स्वस्थ होने की अवधि 31% यानी औसतन 4 दिन कम हो जाती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ये घोषणा की। भारत ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के निकट पाकिस्तानी सेना की अकारण गोलीबारी में एक भारतीय नागरिक के मारे जाने पर कड़ी आपत्ति की है। बृहस्पतिवार को पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के निकट पाकिस्तानी सैनिकों की गोलाबारी में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी और एक घायल हो गया था। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि सशस्त्र सेना कोविड-19 से संघर्ष में लगे कोरोना योद्धाओं के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए कल कई गतिविधियां संचालित करेगी। जनरल रावत ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि भारतीय वायुसेना कोरोना योद्धाओं का आभार प्रकट करने के लिए श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम तक और डिब्रूगढ़ से कच्छ तक फ्लाई पास्ट जैसे विभिन्न आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त करने की प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत की घोषणा का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने देश को सदैव सुरक्षित रखा है और आपदाओं के समय भी उन्होंने लोगों की मदद की है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सशस्त्र बल कोविड-19 से संघर्ष में जुटे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नीति आयोग के सदस्य और आपात चिकित्सा प्रबंधन योजना के अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800115767 पर कॉल करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 011-233-14444 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा पुणे की राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला के हाल के अनुसंधानों में डिजिटल थर्मामीटर एक महत्वपूर्ण अनुसंधान है। प्रतीक कुलकर्णी के नेतृत्व में इन दोनों केंद्रों में संयुक्त रूप से इसे विकसित किया है, जो कोरोना के प्रभाव को कम करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। श्री कुलकर्णी ने आकाशवाणी को बताया कि निर्माताओं को इसके डिजाइन और अन्य जानकारियां मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सरकार ने उस व्हाट्सएप संदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को घर पर ऑनलाइन अध्ययन के लिए 4,000 रुपए की छात्रवृत्ति देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में इस दावे को भ्रामक और निराधार बताया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।
पीआईबी ने सोशल मीडिया पर आ रहे उस संदेश को भी खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार प्रधानमंत्री मास्क योजना के तहत निःशुल्क मास्क वितरण कर रही है। पीआईबी ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है और ये संदेश फर्जी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि देशों को धीरे धीरे लॉकडाउन हटा देना चाहिए, लेकिन साथ ही कोविड-19 के संक्रमण पर नजर रखनी होगी और यदि वायरस फिर सक्रिय होता है तो प्रतिबंध फिर से लागू करने होंगे। संगठन के वरिष्ठ विशेषज्ञ माइक रेयान ने बताया कि लंबी अवधि के उपचार केंद्रों, जेलों और प्रवासी आश्रयों में रह रहे लोगों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोरोना वायरस नियंत्रित भी हो रहा है तब भी लोगों को सुरक्षित दूरी और स्वच्छता का पालन करना होगा और सभी संदिग्ध मामलों में जांच जारी रखनी होगी। पूर्णबंदी बढ़ाने का केंद्र का फैसला अखबारों की बड़ी खबर है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बिहार सरकार को इंसेफेलाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी बैठक में उपस्थित थे। मस्तिष्क ज्वर से बच्चों की मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि गर्मियों में 15 मई से जून तक बिहार में इस रोग से बच्चों की मौत होना दुखद है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और राज्य के स्वास्थ्य प्राधिकरणों के संपर्क में है। उन्होंने राज्य से प्रभावित क्षेत्रों में 24 घंटे स्थिति पर नजर रखने और सतर्कता उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने को कहा। देश में कोविड-19 से मुकाबले के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और चिकित्सा उपकरणों पर निर्यात तेज कर दिया गया है। सरकार ने बताया कि 2 करोड़ 22 लाख व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के लिए ऑर्डर दिया गया है। इनमें से लगभग 1 करोड़ 42 लाख उपकरणों का निर्माण घरेलू कंपनियां करेंगी। कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए गठित 11 अधिकार प्राप्त समूहों में से एक के अध्यक्ष ने संवाददाता को बताया कि देश में लगभग 2 करोड़ 1 लाख सुरक्षा उपकरणों की मांग है। उन्होंने कहा कि पहले घरेलू कंपनियां इनका निर्माण नहीं करती थीं और ये उपकरण आयात किए जाते थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे मोहे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। आनंद, अब नजर डालते हैं आज के समाचार पत्रों पर। शुक्रिया विमलेंदु। पूर्णबंदी बढ़ाने का केंद्र का फैसला अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, पूर्णबंदी का ताला 17 मई तक, 4 मई से तीसरा चरण, सामान्य गतिविधियों पर नए दिशा निर्देश जारी। दुनिया भर में बंद से मिलने लगी है छूट, कई देशों में शुरू हो रही हैं गतिविधियां। दैनिक जागरण की टिप्पणी है, 2 हफ्ते तक खुला खुला लॉकडाउन, कुछ बंदिशों के साथ 4 मई से कई रियायतें भी। कोरोना संकट के बीच अब थमा नहीं रहेगा अर्थव्यवस्था का पहिया। अमर उजाला ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से विशेष भेंट का उल्लेख करते हुए लिखा है, कोरोना के बाद दुनिया आर्थिक वैश्वीकरण से स्वास्थ्य वैश्वीकरण की दिशा में आगे बढ़ेगी। छात्रों और मजदूरों की घर वापसी पर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए दौड़ी विशेष ट्रेनें। राज्यों के अनुरोध पर गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही रेल मंत्रालय ने चलाई विशेष श्रमिक एक्सप्रेस। रेलवे ने तय किए हैं विशेष नियम। कटघरे में सभ्यता शीर्षक से नवभारत टाइम्स लिखता है, कोई भी महामारी केवल चिकित्सीय समस्या नहीं होती, वो सभ्यता को दिखाने वाली घटना भी होती है। ये महामारियां विकास की पोल भी खोलती हैं। कोरोना काल में औद्योगिक कचरा न जाने से मोक्षदायिनी गंगा का जल निर्मल होने पर राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, कभी जहर था गंगा जल, अब मछलियां करती हैं अटखेलियां। कोरोना के खौफ से गंगा किनारे हुए शांत और सौम्य। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देशव्यापी पूर्णबंदी 17 मई तक बढ़ाई। ग्रीन जोन में कुछ आर्थिक गतिविधियों की छूट दी गई, लेकिन रेड जोन में प्रतिबंध जारी रहेंगे। देश में कोविड-19 से उपचार के बाद ठीक होने की दर 25% से अधिक हुई। विशेष रेलगाड़ियों से विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को पहुंचाने का काम शुरू। कोविड-19 से मुकाबले के लिए सुरक्षा उपकरण और चिकित्सा सामग्री के निर्माण में महत्वपूर्ण वृद्धि। सरकार ने 49 वन उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया
और अमेरिका के खाद्य और औषधि नियामक संगठन ने कोरोना से गंभीर रूप से ग्रस्त रोगियों के उपचार के लिए रेमडेसिविर दवा के आपात उपयोग की अनुमति दी। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।